हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का खंड स। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी का खंड स। इसके पहले वाले हमने वीडियो में हिंदी का खंड स ही पढ़ा था, लेकिन हमने उस वीडियो में हिंदी खंड स का जो पद्यांश वाला भाग है वो हमने पद्यांश देखा था, जो कविता वाला भाग है वो कविता वाला भाग हमने देखा था। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी खंड स के प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 23 को। इसके साथ मैं आपको इन प्रश्नों के बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देने वाला हूं, और जो मॉड्यूल पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सब कुछ आपको आज एक ही वीडियो में मिलने वाला है। लास्ट तक बने रहिए। ये 12 मार्क्स का वीडियो है, 12 से 15 मिनट तक ये वीडियो लंबा जाएगा। आप हमारे साथ इतने मिनट तक तो बने ही रहिए, ठीक है ना। देखिए, ये 21 प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 23 खंड स के प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 23 है। इसमें आपसे पूछे जाएंगे लघुवात्मक प्रश्न। अभी लघुवात्मक प्रश्न क्या होते हैं? देखिए, एक तो प्रश्न होते हैं जो बहुत छोटे एक पंक्ति में हो जाए, एक बहुत बड़े होते हैं। जो बीच वाले प्रश्न होते हैं वो है लघुवात्मक प्रश्न, कि आपको न तो ज्यादा बड़ा लिखना है, नहीं ज्यादा छोटा लिखना है, जितना पूछा है वही आपको लिखना है। तो आपको लघुवात्मक प्रश्न जो 3 पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का मार्क्स होगा 4 मार्क्स। तो इस हिसाब से ये पूरा खंड स का जो 21, 22, 23 जो है वो आपसे टोटल 12 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। इसके साथ ही इसमें आपको विकल्प भी दिया जाएगा। विकल्प से मतलब क्या है? देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 है, 21 में आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक करना है। प्रश्न क्रमांक 22 में आपको कोई 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक करना है। प्रश्न क्रमांक 23 में कोई 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक करना है। तो इस हिसाब से आपको 3 प्रश्न करने हैं। इन 3 प्रश्नों को आपके मार्क्स मिल जाएंगे, 12 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। अभी आपको इन 3 प्रश्नों में क्या क्या पूछे जाएगा, किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो हम देख लेते हैं। देखिए, हम एक ऐसा अंदाजा मान के चलते हैं। हालांकि जो मैं बताने वाला हूं वो सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, लेकिन हम एक मान के चलते हैं कि प्रश्न क्रमांक जो 21 है वो 21 कविता से आएगा। कविता से मतलब कि जो प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न क्रमांक 21 में, जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वो दोनों प्रश्न आपसे कविता वाले भाग से, पद्यांश के भाग से पूछे जाएंगे। या तो किसी कविता का संदर्भ पूछा दिया जाता है, मतलब संदर्भ कैसे तो सारांश पूछ दिया जाए, या किसी कविता में कोई पात्र है उसके बारे में पूछ दिया जाए, या फिर कविता में कोई प्रसंग है उस प्रसंग के बारे में पूछ दिया जाए। ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कविता से संबंधित, आपको कोई एक प्रश्न करना है। इसके बाद आपसे पाठ के बारे में पूछ दिया जाएगा कि पाठ में कोई पात्र है, मान लीजिए ईदगाह पाठ में हामिद का वर्णन कीजिए, या किसी भी प्रकार से जो प्रश्न है आपसे पूछ दिया जाएगा। या फिर भारतेंदु चंद्र का जो पाठ है उसमें से आपसे पूछ दिया जाता है, या फिर स्त्री शिक्षा के तर्क दीजिए, मतलब क्या क्या तर्क है वो सब आपसे पूछ दिया जाता है। तो इसमें से भी आपसे 2 प्रश्न पूछ दिया जाएगा, एक करना है। ये प्रश्न क्रमांक 22 है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे जो है वो कवि व लेखक का परिचय पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे 2 प्रश्न पूछा जाएगा। पहले प्रश्न में कवि का, तो दूसरे प्रश्न में लेखक का आपसे परिचय पूछा जाएगा। अभी इस परिचय में आपसे क्या पूछा जाएगा कि मान लीजिए कोई कवि है कि जयशंकर प्रसाद के बारे में साहित्यिक परिचय दीजिए, उनका जीवन परिचय दीजिए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कोई लेखक है, मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ उनका परिचय दीजिए। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में उनका परिचय दीजिए। तो इस प्रकार से आपसे जो है लेखक का परिचय भी पूछा जा सकता है। मेरी सलाह मानो तो आपके बुक में जितने भी लेखक और कवि है उन सब का आप लोग परिचय याद कर लो, है कि नहीं। उनकी जो रचनाएं हैं वो सब याद कर लो, आपको बहुत हेल्प कराएगा। आपको कम से कम एग्जाम में ऐसे ही, मतलब न चाहते हुए 15 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। अगर हम सब कवि और लेखकों को याद कर लेते तो आप 15 मार्क्स तो आपको आराम से मिल ही जाएगा आपके कोई हिंदी के पेपर में, ठीक है ना। अभी देखिए, जो कविता से भाग है, देखिए हमेशा याद रखिएगा जो कविता से प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो हम मान के चलते कि जो कविता के जो प्रश्न होंगे उसमें आपसे 5 से 6 लाइन आपको लिखने हैं, मतलब 5 से 6 लाइन में आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो पाठ वाले प्रश्न है उस पाठ वाले प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम 7 से 8 लाइन मान के चलते हैं। और जो कवि और लेखक का है उसमें आपको 8 से 9 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। ये आपके लघुवात्मक प्रश्न में हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई कविता का उत्तर बहुत छोटा है, तो आप ऐसा कीजिए कि एकदम छांट के लिखने के बजाय थोड़ा दूर लिखिए, मतलब शब्दों के बीच में जगह थोड़ी ज्यादा छोड़ेंगे तो आपका उत्तर जो है अच्छा खासा भरा लगेगा। एकदम खिचड़ी मत कीजिए, बगल ऐसा एकदम छांट के मत लिखिए। जैसे कि ऐसा कि आज कल, ऐसा लिखने के बजाय आप ऐसे लिखिए आज कल, ऐसा थोड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा गैप छोड़िए। तो क्या होगा कि आपको थोड़ा जो प्रश्न है वो बीचा खुला लगेगा। तो आपको जो छोटा आपको कम भी आता होगा ना तो वो पूरा उसमें फिलअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये कीजिएगा, अवश्य ही कीजिएगा,
ठीक है, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो मॉड्यूल पेपर के क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। दोस्तों ये तो वही है जो अभी हमने बोर्ड पे देखा कि प्रश्न क्रमांक 21, 22, 23 लघुवात्मक प्रश्न, यही सब जो अभी हमने बोर्ड पे देखा यही सब है। ये तो मैंने इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको ये बाद में भी काम आ सके, बाद में भी आप इसको देख सको, ठीक है। और ये जो पूरी PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हो इस PDF को। देखिए अभी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, उससे पहले हम जो मॉड्यूल पेपर के कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। आपके मॉड्यूल पेपर में 6 प्रश्न पूछे गए थे, उनके उत्तर मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको मैं समझा सकूँ अच्छे से, ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न क्रमांक 21 क्या है, देखिए आप मॉड्यूल पेपर में देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 21 यही होगा। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो भाई लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद हुआ। जब आपको पता है जब शिव धनुष टूटा तब परशुराम जी वहाँ पे आ गए थे और धमकाने लगे थे कि भाई किसने ये सब कुछ तोड़ा है कि नहीं। तो वहाँ पे लक्ष्मण अपने भाई का अपमान न सहते हुए आगे आया और परशुराम से संवाद करने लगा। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र की विशेषता बताइए कि लक्ष्मण ने जिस हिसाब से बात की उस हिसाब से लक्ष्मण का चरित्र कैसा प्रतीत होता है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो लक्ष्मण का स्वभाव उग्र था, मतलब उग्र, एकदम उग्र किस्म का, बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था, तुरंत जो होता था बोल देता था। उन्हें क्रोध जल्दी आता था। वे परशुराम द्वारा कहे गए अपशब्दों को सहन नहीं करते हैं। वे उन्हें ऐसा करने को मना करते हुए उनका विरोध करते कि भाई आप ऐसा मत बोलिए। वे क्रोध को अन्याय समझते हैं। लक्ष्मण एक निर्भीक वीर पुरुष है, उन्हें कोई गर्जन तर्जन करके दबा अथवा डरा नहीं सकता। कि लक्ष्मण तो भाई एक वीर पुरुष है, उनको कोई डरा भी नहीं सकता, कोई दबा भी नहीं सकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जितना उसने पूछा, जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही उत्तर लिखा है, उतना ही हमने उत्तर लिखा है। ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा करके उत्तर नहीं लिखा है। हाँ मैंने यहाँ पे कंप्यूटर में टाइपिंग करके लिखा है इसीलिए आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप लिखेंगे तो ये कम से कम 4 से 5 लाइन में ये उत्तर पूरा आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अभी सेकंड प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर गोपियों के कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का वर्णन कीजिए। कि जो भ्रमण गीत है उसके आधार पर गोपियाँ कृष्ण से किस हिसाब से प्रेम करती, कितना प्रेम करती है, उनके प्रेम को प्रतीत की जो वर्णन है वो करना है, ठीक है ना। तो गोपियों का मन श्री कृष्ण पर आसक्त है, वे हर समय उन्हीं का ध्यान और चिंतन करती है। मतलब गोपियाँ तो भाई कृष्ण भगवान पे क्या हो गई, एकदम आसक्त हो गई है। जब भी नाम लेती है कृष्ण का नाम लेती है, जब भी सोचती है कृष्ण का ही चिंतन करती है। वे उद्धव के ज्ञान को योग की अपेक्षा प्रेम योग को हितकारी मानती है। जो उद्धव उनसे ज्ञान देता है वो कहता है कि ज्ञान योग छोड़ो, प्रेम योग ज़्यादा हितकारी है कि नहीं। वे कहती है कि यह तो मन के मानने की बात है और हमारा मन श्री कृष्ण के साथ चला गया है। कि भाई सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है कि प्रेम है, ये तो मन के मानने की बात है और हमारा मन तो किसके साथ है, कृष्ण के साथ है कि नहीं। इसी से वे प्रेम विवह से व्यतीत है। भाई कृष्ण उनसे दूर चले गए तो इससे क्या है, वो व्यतीत है और कृष्ण प्रेम में ही अनुरक्त रहना चाहती है। भाई कृष्ण इनके पास हो ना हो लेकिन कृष्ण इनके मन में है और कृष्ण के ही प्रेम में वो रहना चाहती है। तो यहाँ पर भी जितना पूछा गया है उतना ही हमने लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा। ये भी 4 से 5 लाइन में आपका आ जाएगा अगर आप लिखने जाओगे तो। इसके अलावा यहाँ पे ईदगाह देखिए, प्रश्न नंबर 22 क्या है। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरित्रार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। कि भी जो ईदगाह है, जो ईदगाह जो आपकी कहानी दी हुई है मुंशी प्रेमचंद की, इसमें मुंशी प्रेमचंद ने बाल मनोविज्ञान को दर्शाया गया है। तो आप उसको बताइए कि इसमें बाल मनोविज्ञान कहाँ दिखाया गया, कैसे दिखाया गया बाल मनोविज्ञान। तो आप इस उत्तर को कैसे लिखेंगे। तो देखिए क्या है, ईदगाह कहानी का नन्हा पात्र क्या है, हामिद है। अभी हामिद तो बच्चा है ना, तो सीधी सी बात है जब बच्चा है तो वो तो बाल कलाकार हुआ, जो करेगा बाल मनोविज्ञान के हिसाब से ही करेगा, है कि नहीं। तो हामिद अन्य बालकों के साथ ईद के त्योहार पर मेले में जाता है। रास्ते में बगीचों में लगे आम लीची पर निशाना साधता है, जैसे हम आमतौर पे करते थे बचपन में कि जो भी फल दिखे हम तुरंत पत्थर मारते थे, है कि नहीं। माली के आने पर बच्चों के साथ भागता भी है, हम भी बहुत भागे हैं। मेले में पहुंचकर हामिद के साथियों द्वारा खिलौने खरीदना, मिठाइयाँ लेकर खाना, हामिद का ललचाना कि भी सब लोग खा रहे हैं मुझे भी कोई दे दो। चिमटा खरीदना, हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। साथियों द्वारा चिढ़ाया जाना, भी साथियों को चिढ़ाते कि देख हमने खिलौना खरीदा, तूने क्या खरीदा, चिमटा खरीदता है।
तो फिर हामिद क्या करता है, हामिद उनको तर्क देता है कि देखो चिमटे के इतने फायदे, खिलौने तो कल टूट जाएगा, चिमटे के कितने सारे फायदे हैं, है कि नहीं। तो हामिद के तर्कों के साथियों को परास्त होना कि भाई हामिद ऐसे ऐसे तर्क देता है, उसके साथी परास्त हो जाता है, उसके साथी भी सोचते हैं कि हम भी शायद चिमटा खरीद लेते तो अच्छा होता है कि नहीं। पुलिस, वकील, जिन्नात, बिस्ती, खिलौनों पर बातें करना, भाई उनको देते हैं। देखो पुलिस हो सकती, चिमटे से पुलिस का काम हो सकता है, वकील का भी हो सकता है, जिन्नात का भी हो सकता है, भिस्ती का भी हो सकता है। तो ये सब बात कौन बताता है, हामिद अपने दोस्तों को बताता है। आदि से भी प्रसंग कहानी के बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी सिद्ध करती है। ये जितने भी है, ये जो भी प्रसंग हो इस कहानी में, ये क्या सिद्ध करते हैं कि भाई ये जो कहानी है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने कैसे हल किया, उसी प्रकार से। ठीक है, अभी देखिए अगला क्या है, द्विवेदी जी ने महिला शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं, पाठ के आधार पर लिखिए। आपके पाठ में एक महिला शिक्षा के आधार पर एक पाठ है, उस पाठ के आधार पर जिसके लेखक कौन है, द्विवेदी जी, द्विवेदी जी उसके लेखक हैं। तो उन्होंने महिला शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं, तो वही तर्क आपको लिखने हैं। तो क्या देखिए, लेखक का मानना है कि प्राचीन काल में स्त्रियां भी सुशिक्षित थी। द्विवेदी जी क्या मानते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियां सुशिक्षित थी। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि उस समय स्त्रियां अशिक्षित थी, नहीं, शिक्षित थी उस समय स्त्रियां और सुशिक्षित थी। कैसे, यदि किसी के दुर्भाग्यवश से यह मान भी लिया जाए कि उस काल की स्त्रियां अशिक्षित थी, तो भी हमें आज के बारे में सोचकर उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। चलो मान लेते कि उस समय स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आज तो स्त्रियों को, महिलाओं को पढ़ाने की आवश्यकता है कि नहीं। तो आज उनके लिए अनिवार्य शिक्षा कर देनी चाहिए। प्रचलित शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए कारगर उपाय करने चाहिए। स्त्री शिक्षा देश और समाज की प्रगति में सहायक है। जो स्त्री शिक्षा है, जब तक महिला पढ़ेगी नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेगी। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र में कहावत है, मुलगी सीख ली प्रगति झाली, मतलब अगर लड़की ने सीख लिया तो प्रगति हो गई, है कि नहीं। शिक्षा से कोई अनर्थ नहीं होता। यदि शकुंतला ने, देखिए शकुंतला ने दुष्यंत तथा सीता ने राम के व्यवहार की निंदा की थी, तो उसका कारण उनकी पढ़ाई नहीं थी। भाई साहब देखिए, शकुंतला ने, जो शकुंतला थी, पता है आपको शकुंतला दुष्यंत की कहानी आपको पता होगी कि शकुंतला जब पेट से थी तो अपने दुष्यंत के पास गई, क्योंकि भाई जो बच्चा था पेट में वो तो दुष्यंत का ही था। तो जाके शकुंतला ने दुष्यंत से कहा कि देखो ये तुम्हारा बच्चा है। शकुंतला ने दुष्यंत पर जो क्या कहते हैं, एक तरह की आवाज़ उठाई उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध जो एक आवाज़ उठाई, तो वो पढ़ाई का अंजाम नहीं। शिक्षा से यदि अनर्थ होता तो वह पुरुषों की शिक्षा से भी होता। अगर भाई स्त्रियों की शिक्षा से अनर्थ होना है तो सीधी सी बात है, पुरुषों की शिक्षा से भी अनर्थ तो हो गई होगा। तो जब अगर पुरुषों की शिक्षा से अनर्थ नहीं है तो स्त्री की शिक्षा से अनर्थ कैसा होगा, है कि नहीं। यदि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा नहीं थी तो इस कारण वर्तमान में स्त्री शिक्षा का विरोध करना उचित नहीं। अगर प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा नहीं थी, चलो मान भी लिया नहीं थी, लेकिन इस समय तो स्त्री शिक्षा है, तो इसका विरोध क्यों करना भाई। चलने दो, पढ़ने दो स्त्रियों को भी, है कि नहीं। पुरुष स्त्री समानता आनी चाहिए समाज में, है कि नहीं। आगे देखिए, इस अभी प्रश्न क्रमांक 23 जो है, इसमें आपको कवि, देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद क्या कवि है कि नहीं, और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, वो एक लेखक है। इन दोनों का आपको परिचय देना है। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय देना है, फिर साहित्यिक परिचय देना कि उन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी, क्या क्या काव्य लिखे थे, क्या क्या उपन्यास, कहानी, संबंध, निबंध सब लिखे थे, वो सब आपको बताना है, या कि नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पे इनका जीवन परिचय दीजिए, साहित्यिक परिचय क्या क्या लिखा था, कौन कौन सी कृतियां की थी, नाटक कौन कौन से लिखे, वो सब आपको बताने हैं। अभी मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखे, IMP, है कि नहीं। इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए कि प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली से कवि का क्या आश्चर्य है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार। उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो उषा की लाली थी, उसका आपको शिल्प सौंदर्य लिखना है। देखिए आप पढ़ेंगे ना, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। ज़्यादा आपको याद करने की, बट्टू तोता बनने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ते जाइए, आपको समझता आ जाएगा। हिंदी बहुत आसान है, हिंदी दिल से पढ़ी जाने वाली भाषा है। जब तक आप उसको दिल से पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, तो एक बार में ही सारा सब कुछ याद आपको हो जाएगा, ठीक है ना। और सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको उस चीज को कि क्या है, इस चीज में कहाँ क्या कहा गया है, वो अगर आपको पता चल गया तो आप अपने मन से भी वाक्य बना के लिख सकते हो, और वो हमेशा सही होता है। जैसा बुक में दिया है वैसा आपको नहीं लिखना है। आपको अपने मन का भी उपयोग करना है, दिमाग का उपयोग करके आपको अपने हिसाब से लिखना है। हालांकि जो रेफरेंस है वो आपकी बुक हो सकती है, ठीक है ना। या तो मैंने तीसरा देखिए, पंडित तंडक प्रसाद किस विषय के अध्यापक थे, लेखक ने उनकी क्या विशेषताएं बताइए। भाई देखिए, जो पंडित
प्राणांतक थे वो किस विषय के अध्यापक थे? सीधी सी बात है, वो वैद्य थे, ठीक है ना। तो उनके विषय में लेखक उनकी क्या विशेषताएं बताइए। इसके बाद प्राचीन काल और आज की स्त्री शिक्षा के समर्थन में लेखक ये विचार स्पष्ट कीजिए कि प्राचीन काल में स्त्री की शिक्षा कैसी थी और आज की स्त्री शिक्षा कैसी है। इन दोनों के विचार में लेखक के क्या करने, विचार स्पष्ट करने हैं। इसके बाद यहाँ पे कवि का परिचय देना, तुलसीदास का देना है आपको परिचय, है कि नहीं। उनकी क्या क्या रचनाएं थी। तुलसीदास ने बहुत प्रसिद्ध एक रचना लिख दी, कौन सी, रामचरितमानस, रामायण लिख दी थी, ठीक है ना। आपको याद रहना चाहिए ये चीज़। तो इसके बाद प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके साहित्यिक क्रियाकलापों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर आपको द्विवेदी जी का आपको क्या देना है, यहाँ पे परिचय देना है कि नहीं। इसके बाद यहाँ मैंने कुछ और 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और लिखे हैं, तो आप इन सबको भी देख लीजिएगा। पहला देखिए, मातृ वंदना से कविता क्या प्रेरणा तथा संदेश व्यक्त हुआ है। कवित्री लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है। लेखक ने दिवालिया बनाने का विचार क्यों त्याग दिया। ईदगाह कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। हालांकि ईदगाह वाला भी हम प्रश्न आगे भी देख चुके हैं, है कि नहीं। कवि नागार्जुन का जीवन व साहित्य परिचय दीजिए। मुंशी प्रेमचंद का परिचय दीजिए। दूत मिलियो एक भोर कथन से गोपियों ने क्या व्यंजना की है। कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है। इस चपल जीवन का क्षण भवे भी भरोसा नहीं। इस चपल जीवन का क्षण भवे भी भरोसा नहीं। भारतेंदु ने इस कथन का क्या आश्रय बताया है, वो लिखिए। द्विवेदी जी ने वर्तमान एवं प्राचीन शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर बताया है, वो भी आपको लिखना है। निराला जी का, जो कवि महाकवि निराला है, उनका परिचय देना है आपको। मोहन राकेश का परिचय देना है आपको। महादेव वर्मा जी का भी परिचय देना है आपको। इसके बाद लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर तुलसीदास की भाषागत विशेषता, कि भी लक्ष्मण परशुराम बीच में संवाद हुआ, ये संवाद किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है ना। तो इसके आधार पर आपको किसकी विशेषता बतानी है, तुलसीदास की जो भाषा है, भाषागत जो लिखने की शैली है, उसकी आपको यहाँ पे विशेषता बतानी है। इसके बाद आपको यहाँ पे सूरदास का परिचय देना है, सुभद्रा कुमारी चौहान का देना है, रामधारी सिंह दिनकर का देना परिचय देना है कि नहीं। तो अगर मैंने आपको इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस दिए हैं ना, उतने ही आप करोगे ना तो भी चल जाएगा। मैं कहता हूँ कि उतने क्वेश्चंस कीजिए, हो जाएगा हर जगह, सब जगह ये आपका हो जाएगा। आपको बाकी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसी में से पढ़िए। और कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम पे हमसे पूछिए, कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार बैठा हूँ। जो प्रश्न नहीं आता उसका हल मैं आपको अवश्य देने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी डाउट आप टेलीग्राम पे पूछिए, कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताने के लिए प्रत्यक्ष रूप से तैयार बैठा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।